Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 31, which is from Inorganic Chemistry, chapter number 2, S block elements, जो कि हमारे पास बुक 2 का हिस्सा है. Dear student, अब हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं. Dear students, यहाँ देखें ज़रा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास जो है क्या है, फंग एड का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 31, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जिसका ताल्लुक है, और चैप्टर नंबर 2 जो है और बुक 2 जो है, इससे हम मतलब जो है इसको डिस्कस करेंगे. इसमें देखिए हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो वैलेंस सब शेल होता है दैट इज एस, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं. अच्छा, इसके अंदर देखें ज़रा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे के सारे क्या हैं जी, प्योर मेटल्स हैं. अब यहाँ देखें हमारे पास दो इसके अंदर जो है ग्रुप शामिल हैं, जिसमें हमारे पास पहला ग्रुप है जी फर्स्ट ए ग्रुप, और सेकंड जो है यहाँ पे मौजूद है सेकंड ए ग्रुप. डियर स्टूडेंट, देखें ज़रा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट ए जो है इनका दूसरा नाम जो है एल्कली मेटल्स है. डियर स्टूडेंट, बिल्कुल हम मतलब अगर एल्कली की बात करें तो इसका मतलब होता है एशेस. ठीक है, ये अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है एशेस, मतलब प्लांट एशेस जो है इसके अंदर देखें सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि पाए जाते हैं. इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं. अब याद रखें इनमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं. लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम. आप देख रहे हैं मैंने फ्रेंशियम को क्या किया हुआ है, बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव क्या है, एल्कली मेटल है. अगर डियर स्टूडेंट इनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करता हूं तो इनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. डियर स्टूडेंट, ये उसको लॉस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को और मोनोपॉजिटिव कैटाइंस बनाते हैं. दूसरी बात जो है, ये बात याद रखिएगा कि ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं. और इसके अलावा देखें जरा डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ मेटल्स है. मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास है. उसकी खास वजह देखें जरा, इनकी बहुत ज्यादा कम आयोनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज कम होती हैं, एटॉमिक साइजेस ज्यादा होते हैं, और इनके आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको लूज करना बहुत आसान हो जाता है ड्यू टू देयर वेरी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स. जो हम जब मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं मजीद क्या करता है, देखें जरा इनके अंदर ट्रेंड है हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज मजीद कम होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज भी कम होती हैं, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारे पास बढ़ता है, जो तमाम का तमाम रिस्पॉन्सिबल है मेटालिक कैरेक्टर के बढ़ जाने का. और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेटालिक रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी. अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि हमारे पास रिएक्टिविटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ देखें ज़रा, मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो है वो क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम, तो डियर स्टूडेंट सीजियम जो है राइट ऑप्शन होगा. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा, मेटालिक रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी. इट्स अ प्योर मेटल और हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर कंटेनिंग जो है एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में. डियर स्टूडेंट, देखें जरा इसका अगर मैं कंपैरिजन करता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो सबसे पहले मैं इसका नाम जो है ये डिबेटेबल है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतलब जो है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. और याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं, अगर इनकी बात करें तो हमारे पास ओवरऑल जो फर्स्ट 50% जो हमारे पास 50% अर्थ क्रस्ट का है, वो आपके पास जो है ओ, मग, सी, का, फी, ये 5 एलिमेंट्स हैं. डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, उसके अलावा क्या है जी, हम अगर बात करते हैं सिलिकॉन है, उसके अलावा कैल्शियम है और फेरम है. तो उनमें से हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो अर्थ क्रस्ट बनाते हैं. और अगर ये बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो ये चूंकि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है. वाई अल्कलाइन? बिकॉज इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, इस वजह से अब हम इन्हें क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. डियर स्टूडेंट, इनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद क्या बनाते हैं, डाई पॉजिटिव क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं, जिनका चार्ज यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डियर स्टूडेंट क्या हो सकती है,
+2। ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने जो है सिंपल आप कह सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे MCQs हैं। डियर स्टूडेंट देखें जरा, इनमें अगर हम बात करते हैं कि इनके हवाले से जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज भी कम हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो है वो भी कम हो रही हैं, एटॉमिक साइजेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक रिएक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखें मैंने रेडियम जो है इसको सर्कल किया हुआ है, बिकॉज अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल अगेन है। अगर हम बात करते हैं इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर का होगा, बेरियम। डियर स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ए या सेकंड ए, इनमें से अगर कंपैरिजन पूछा जाए कि मोस्ट मेटालिक कौन होते हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ऑलवेज भी आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ए। क्यों? क्योंकि उनके साइजेस ज्यादा हैं, आयोनाइजेशन एनर्जीज इनसे कम है, और ये सारी की सारी चीजें उनको क्या बनाती हैं, मोस्ट मेटालिक बनाती हैं, और उनकी रिएक्टिविटी भी यानी फर्स्ट ए की रिएक्टिविटी भी इसी वजह से सेकंड ए से ज्यादा होती है। देखें मैंने ट्रेंड आपके सामने लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी, उसके अलावा देखें मेटालिक कैरेक्टर भी फर्स्ट ए का ज्यादा है सेकंड ए से, आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो सेकंड ए की ज्यादा है फर्स्ट ए से, ये याद रखिएगा। अच्छा अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे देखें जरा, अगर इन मेटल्स की बात की जाए तो ये स्ट्रांगली बेसिक हैं, और किससे ज्यादा बेसिक हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने समराइज की। इनमें देखें आगे अगर चलते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात अगर करें तो ये जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, और इसी वजह से इनका नाम रखा गया था क्या भला, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डियर स्टूडेंट देखें अगर इससे आगे हम मूव करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम का, वाई लिथियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, इसका एनोमलस बिहेवियर या हम कहते हैं पेक्यूलियर नेचर क्या है कि क्यों होती है, वजह। सबसे पहले तो ये टॉप आपके पास जो है ग्रुप मेंबर है, अगर हम बात करते हैं इससे ऊपर हाइड्रोजन है जो कि अल्कली मेटल नहीं है, तो फर्स्ट अल्कली मेटल कौन है, लिथियम। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें जरा, इसका स्मॉल साइज, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या लेस शील्डिंग इफेक्ट, या इसके अलावा देखें चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, मैक्सिमम है बाकियों के मुकाबले में। अगर हम बात करते हैं सारे के सारे अल्कली मेटल्स पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज क्या हो रहा है, कम, सॉरी बढ़ रहा है आयोनिक साइज। और अगर ये आयोनिक साइज बढ़ता है तो सबसे कम साइज किसका हुआ, लिथियम का। साइज सबसे कम, चार्ज बराबर, तो चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट हुई बाकियों के मुकाबले में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, मेक दी लिथियम पेक्यूलियर, इसको क्या कर देती हैं, अपना लिथियम को पेक्यूलियर नेचर दे देती हैं। इसकी रीजंस जो है मैंने आपके सामने लिखी। अब देखें कौन कौन सी पेक्यूलियर नेचर ये शो करता है। सबसे पहले हार्डनेस है, लाइटर होता है देन ऑल द अदर अल्कली मेटल्स, लेकिन मतलब जो है कि हम बात करते हैं, अब अगर बात करें हमारे पास जो है लाइटर है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास अगर ये इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास इसके जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं जी, लेस सॉल्युबल। ये बात याद रखिएगा, लेस सॉल्युबल सॉल्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके सॉल्ट्स में आपके पास क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और वो हमारे पास जो है इसके सॉल्ट्स को लेस सॉल्युबल बनाता है। डियर स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है विद हमारे पास क्या है, अमोनिया। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो एल्कली मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लिथियम जरा एनोमलस बिहेवियर शो करता है, और इसी वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ, अमोनिया के साथ। इसके अलावा देखें जरा, हमारे पास लिथियम नाइट्रेट जो बनता है वो थर्मली क्या होता है, डीकम्पोज होता है, और याद रखिएगा लिथियम ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल फॉर्म्स, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर नाइट्रेट्स, ठीक है, व्हेन हीटिंग। तो याद रखिएगा जब इसे हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड देम, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। इसके अलावा देखें जरा, लिथियम के कार्बोनेट्स अगर बात करते हैं तो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। जो लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं कौन से वाले, हमारे पास हम अगर बात करते हैं तो लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ देखें जरा,
यहाँ पे लिथियम जो है कार्बाइड बनाता है, बाकी अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ मिलके लिथियम कार्बाइड नहीं बनाती। ये देखें हमारे पास Li4C है यानी कि लिथियम कार्बाइड है, और यहाँ देखें ये Li आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट 3N, यानी लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। इसके अलावा देखें लिथियम बाकी अल्कली मेटल्स के बजाय अगर हम एसिटाइलिन जो है उसके साथ किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हम एसिटाइलिन फैमिली में जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं अगर हम बात करते हैं तो वे एसिडिक हैं, और अगर किसी भी मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाए कौन से वाले अल्कली मेटल से, तो वो क्या करते हैं उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, खुद उसकी जगह पे लग जाते हैं। जैसे सोडियम एसिटाइलाइड बनता है, इसी तरह से और बाकी अल्कली मेटल्स भी ये काम करती हैं, लेकिन जो हमारे पास लिथियम है वो एसिटाइलाइड नहीं बनाता। अच्छा, इसके अलावा देखें जरा, हम अगर मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इससे आगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, और उसको डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की जाने। वेल डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें जरा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अगेन देखें जरा, हमारे पास कुछ रीजंस होंगी जिसकी वजह से बेरिलियम जो है वो पेक्यूलियर नेचर शो करेगा। देखें जरा, इनमें दोबारा देखें स्मॉल साइज है किसका, बेरिलियम का, क्योंकि टॉप मतलब मेंबर है हमारे पास जो है सेकंड ए का, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बाकी मतलब जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जो मतलब जो है ये दोनों वैल्यूज़ हैं इसके कंपाउंड्स को क्या बनाएंगी, कोवेलेंट बनाएंगी। याद रखिएगा इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली इसके सारे कंपाउंड जो है आयनिक नेचर के होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा ड्यू टू बेरिलियम। अगर हम बात करते हैं हाई वैल्यू ऑफ बेरिलियम किसकी भला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है बहुत कम शेल्स हैं जो कि शील्ड करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। उसके अलावा इसकी चार्ज डेंसिटी अगेन देखें जैसे कि हमारे पास क्या था, लिथियम था, उसकी तरह अगेन इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है पेक्यूलियर नेचर में आती हैं। देखें ज़रा, सबसे पहले बेरिलियम जो है अगर हम बात करते हैं तो ये बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। अगर बात करते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है जी, NaBeO2 बनाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से क्या करता है, एमिट करता है। अब अगर हम बात करते हैं हार्डनेस के हवाले से तो बाकी अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्टर होती हैं, लेकिन ये जो है अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की तो वो हार्डर इनफ होती है लाइक आयरन, और ये इतनी हार्डर होती है कि स्क्रैच कर सकती है किसको भला, ग्लास को। अच्छा, इससे आगे देखें ज़रा, हमारे पास इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हायर हैं क्योंकि इनकी क्लोज पैकिंग होगी डियर स्टूडेंट। इसके जो बेरिलियम ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहली बात कि ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। अच्छा, जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास जो हैं स्ट्रांगली बेसिक नेचर के होंगे, सिवाय किसके, बेरिलियम ऑक्साइड के, क्योंकि वो क्या है, एम्फोटेरिक है। डियर स्टूडेंट एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एम्फी जो है वो इसका मतलब होता है डुअल, और टेरिक का मतलब होता है कैरेक्टर। तो ये याद रखिएगा, एम्फोटेरिक वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर जो है डुअल कैरेक्टर होता है, जो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, ठीक है, कंपाउंड्स। अब यहाँ देखें जरा, हमारे पास अगर हम बात करते हैं बेरिलियम के ऑक्साइड्स की तो ये सबसे पहले इनसॉल्युबल ऑक्साइड होगा, और ये बेरिलियम को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फर्दर अटैक, और आमतौर पे ये अटैक वाटर का होता है। बाकी तमाम के तमाम जो आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हमारे पास जो है इस अटैक यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली हम कह सकते हैं क्या हो जाते हैं, ये आपके पास अटैक्ड हो जाते हैं बाय वाटर। लेकिन यहाँ चूंकि बेरिलियम अपने ऊपर एक क्या करता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बना लेता है, इस वजह से वो फर्दर अटैक से प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखें बेरिलियम जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि ये देखें बेरिलियम ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है चाहे आप एसिड ले लें तो एसिड्स की वजह से भी इसकी ऑक्सीडेशन मुकम्मल नहीं हो पाती। उसकी वजह क्या है कि बेरिलियम की अपर सरफेस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे पास जो है, हम ये कह सकते हैं इनर जो बेरिलियम है
उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे भला? ऑक्सीडेशन से। अच्छा, इसके आगे देखें जरा डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब मजीद जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी जनरल ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगा। बहुत आसान चीज़ें हैं और एक स्केच की सूरत में आपके सामने दी हुई हैं, इनको याद करना बड़ा आसान होगा आपके लिए। लेकिन मेरी तमाम बातों को आपने गौर से सुनना है। देखें ज़रा, एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात के पहला रिएक्शन इसका है कि इसके साथ लिथियम रिएक्शन विद वाटर है, सॉरी लिथियम नहीं, रिएक्शन विद वाटर है। इसमें अगर हम लिथियम की बात करते हैं, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे डियर स्टूडेंट तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। याद रखिएगा, अगर सोडियम ये रिएक्शन दे कौन से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। लेकिन अगर एक्सेस में हमारे पास ऑक्सीजन हो तो वो क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, उसका कलर जो है पेल येलो कलर के ऑक्साइड्स होते हैं ये। और अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। याद रखिएगा, इनके कलर्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हिच ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, व्हाइट इन कलर, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले व्हाइट इन कलर तो लिथियम ऑक्साइड है। अगर वो पूछ ले ऑरेंज येलो तो वो क्या है? KO2 है। और अगर वो पूछ ले पेल येलो तो डियर स्टूडेंट वो क्या है? सोडियम का ऑक्साइड होगा। ये आपसे जो है वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज में चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके आगे देखें जरा, जो KO2 है डियर स्टूडेंट वो सुपर ऑक्साइड होता है और उसका जो कलर है वो क्या होता है? ऑरेंज येलो। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे जो KO2 है, जब उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी की वजह से हम KO2 को ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑक्साइड ऑफ द एल्कली मेटल यूज्ड इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स। वो आपसे कह सकता है Li2O, वो आपसे कह सकता है Na2O2, वो आपसे कह सकता है KO2 और वो कह सकता है ऑल ऑफ दीज। तो जवाब क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिर्फ KO2 क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है डियर स्टूडेंट। इस वजह से हम इसे ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें जरा, अगर ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्योर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और हमारे पास याद रखिएगा, जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो याद रखिएगा क्यों बनेगा, क्योंकि एल्कली मेटल्स जो होंगी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है काफ़ी कम है, जबकि जो हैलाइड्स होते हैं या हैलोजेंस हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जब भी कभी एक वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और एक वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, दोनों मिलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए हम जब इनकी बात करेंगे तो ये M पॉजिटिव X नेगेटिव जो है टाइप के क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट? हमारे पास हैलाइड्स ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स बनाएंगे। और MX टाइप के हम ये कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स होंगे जो आमतौर पे सॉल्ट्स होंगे। क्योंकि हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं, इस फैमिली का नाम जो है हैलोजन क्यों रखा गया है? इट इज़ फ्रॉम हेल्स जो कि सॉल्ट है, और जेनन से आपके पास क्या है? फॉर्मर्स। तो ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। सिवाय एस्टाटीन के सारे क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं डियर स्टूडेंट। इनके मतलब इनके अंदर से एक आमतौर पे चीज़ पूछी जा सकती है कि विच एल्कली मेटल हैलाइड इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। तो याद रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ किसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं? NaCl को। अच्छा आगे चलते हैं जरा, याद रखिएगा इनमें जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन होता है तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम विग्रस रिएक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब तेज रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट। अच्छा ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि विच एल्कली मेटल गिव्स द विग्रस रिएक्शन या रिएक्ट्स विद हैलोजेंस विग्रसली वायलेंटली, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकता है अल्फा पे पोटेशियम, बीटा पे रुबिडियम और चार्ली पे सीजियम और डेल्टा पे कह सकता है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट इन तीनों के रिएक्शन विग्रस होते हैं, वायलेंट होते हैं विद हैलोजेंस। अच्छा इसके आगे देखें जरा, अगर हम बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन की तो डियर स्टूडेंट देखें जरा, आमतौर पे मेटल ये NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है जब भी कभी मतलब एल्कली मेटल्स क्या करेंगे इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो विग्रस रिएक्शन होगा, हाई मतलब हीट आप कह सकते हैं
बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है एनर्जी रिलीज होगी। हीट एनर्जी जब रिलीज होती है तो हम प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये आप कह सकते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट। अगर कहें कि ये हमारे पास जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और रुबिडियम, डियर स्टूडेंट इनमें देखें जरा, हमारे पास मैंने यहाँ पे जो बात कर दी है कि हमारे पास जो है ये देखें जरा, मैग्नीशियम मैंने कह दिया डियर स्टूडेंट गलती से। अब देखें जरा, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, रुबिडियम की या किसकी भला, सीजियम की, डियर स्टूडेंट इनकी हम बात कर लेते हैं तरतीब के साथ। तो ये देखें जरा, इतना वायलेंट रिएक्शन इनका होता है, याद रखिएगा इतना तेज रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है जो बन रही होती है वो यहाँ पे बर्न हो जाती है और एक एक्सप्लोजन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना तेज रिएक्शन होता है, वो आपसे पूछ सकता है कि विच एल्कली मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर burns its heat of reaction is very high to burn hydrogen, ठीक है, गैस। तो डियर स्टूडेंट वो आपसे पूछ सकता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। और अगर वो बदल के पूछ ले, यानी वो एल्कली मेटल के बारे में पूछे और आपको सिर्फ सीजियम दे या आपको सिर्फ पोटेशियम दे या रुबिडियम दे और बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे दे, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा इनमें तीनों में से अगर कोई ऑप्शन होगी तो वो आप टिक करेंगे। तो बी कॉन्शियस अबाउट एमसीक्यू एंड स्टेटमेंट कह सकते हैं, साथ ही साथ ऑप्शंस, सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, तब जाके आंसर करना है ताकि आपका प्रॉपर आंसर सही तरह से मतलब जो है क्या हो सके, कोट हो सके। आगे चलें, यहां देखें जरा, अगर हम बात करते हैं सीजियम की डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है याद रखिएगा इतना ज्यादा मतलब जो है कि तेज रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा सीजियम रिएक्टिव है वाटर के अगेंस्ट कि ये मतलब जो है कि आइस के ऊपर, आइस अगर इवन एट -100 डिग्री सेल्सियस हो तो तब भी जाके ये रिएक्ट कर जाता है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम जो है इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से, उसका रिएक्शन भी वाटर के साथ इतना ही तेज होता है कि वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को यहाँ से बर्न कर सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं, यहां देखें अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन इससे करवाते हैं तो M पॉजिटिव और H नेगेटिव टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं। यहां देखें रुबिडियम और सीजियम RTP पे रिएक्शन कर जाते हैं, जबकि अदर फर्स्ट A ग्रुप एल्कली मेटल्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर डिमांड करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे मतलब आप कह सकते हैं कि रिएक्शन करते हैं। उसके अलावा देखें सल्फर जो है उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, M2S टाइप जो है सल्फाइड्स बनाएगा। एक और बात कि यहां आपके पास जो NaH है उसे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट अभी ये थे क्या भला, हमारे पास ये ट्रेंड था केमिकल प्रॉपर्टीज का जो कि हमने फर्स्ट A यानी एल्कली मेटल्स के लिए डिस्कस किया। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब ताकि मैं एलैबोरेट कर सकूं सेकंड A जो है उनके मतलब जो कंपाउंड आप कह सकते हैं उनके रिएक्शंस के हवाले से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो वो ट्रेंड मतलब जो है एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी डियर स्टूडेंट्स देखें जरा, हमारे पास अब जो है यहाँ पे मैंने वो सारी मतलब जो है चीजें सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन करने के बजाय सारे के सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज जो है अगर मैं लिखता तो बहुत ज्यादा हो जाते, इसलिए मैंने इन तमाम एमसीक्यूज को समराइज किया छोटे छोटे से पॉइंट्स में। देखें जरा, सबसे पहले तो बेरिलियम जो है वो सिल्वरी अपीयरेंस रखता है, याद रखिएगा। बेरिलियम जो है जब ऑक्साइड बनाता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है जी, नॉर्मल ऑक्साइड। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो है 800 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है। और जब आपके पास ऑक्साइड बनाता है तो ये एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड होता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, अगर वो एयर से रिएक्ट करता है तो एयर में डियर स्टूडेंट देखें जरा, दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि 21% होती है और 78% जो है वो है नाइट्रोजन। तो ये दोनों से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास यही वजह है कि हम क्या करते हैं जब मतलब जो है कि हम ये कह सकते हैं कि जब कभी हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या कर ले, मतलब एयर जो है उसके साथ एंट्रैप्ड एयर उसके साथ ऑक्सीजन या किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाए, ऑक्साइड्स या नाइट्राइड्स। तो एल्यूमिनियम जो है वो भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा, बहरहाल याद रखिएगा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर इनकी बात करते हैं तो मैग्नीशियम का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करता है और याद रखिएगा कि MgO बनाता है और साथ जो है क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। डियर स्टूडेंट याद रखिए कि अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां देखें MgOH ट्वाइस बनेगा और साथ NH3 गैस बनेगी। ये बात याद रखिएगा, NH3 मतलब जो है आप कह सकते हैं ये बनेगा, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट या देखें तो सोर्स के तौर पे, सोर्स ऑफ अमोनिया जो है उसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बड़ा ये कह सकते हैं एज है आपके लिए। आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बता दिया है, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हेनेवर इट रिएक्ट विद वाटर, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट याद रखिए वो पूछता है कि व्हिच इज करेक्ट रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करेक्ट होगा। वो देखें MgOH के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन बना सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है या अमोनिया बना सकता है और आपसे कहेगा करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट जहां अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स होंगे वही हमारा क्या होगा, करेक्ट रिएक्शन होगा। अच्छा इसके बाद देखें जरा, अगर हाइड्राइड्स की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड इसकी सूरत में और प्रेशर जो है अप्लाई करने पे मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। अच्छा एक और बात सुने जरा, बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आप चाहे क्या करें, रेड हॉट पे रिएक्शन करवाएं, जितना मर्जी टेम्परेचर अप्लाई करें, जितना मर्जी आप हॉट कर लें इसे, उस वक्त भी जो है वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बेरिलियम बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है किसके अगेंस्ट, रिएक्शन विद वाटर के अगेंस्ट। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ जरा कुछ कंपाउंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनकी प्रॉपर्टीज जो एक्सप्लेन करूंगा ऑफ एल्कली मेटल्स एज वेल एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें सबसे पहले ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले तो देखें जरा, ये बेसिक नेचर के होंगे, सिवाय चाहे एल्कली मेटल है चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनके सारे ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक, सिवाय किसके, बेरिलियम ऑक्साइड के। अच्छा उसके बाद बेसिसिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। जो आपके पास जो है एल्कली मेटल्स हैं उनमें भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनमें भी यही ट्रेंड है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसके अलावा देखें जो ऑक्साइड्स हैं एल्कली मेटल्स वो मोर बेसिक होंगे देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मैं आपको मतलब फर्स्ट बोर्ड के ऊपर भी ये बात बता के आया था। डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो है इसी लेक्चर के शुरू में मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो मोर बेसिक होंगे। अच्छा आगे चलते हैं जरा, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। तो अगर हम बात करें कि मैं आपके सामने एक MCQ पुट करूं कि which one is quite insoluble, अगर हम बात करते हैं कौन सा quite insoluble है, BeO ये हमारे पास quite insoluble है, MgO और CO अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और स्ट्रोंशियम आप कहते हैं अगर ऑक्साइड की तो ये फेयरली सॉल्युबल होना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट देखें जरा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक CaO जिसको हम लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बनाता है। आप इसको मिल्क ऑफ कैल्सिया भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा हम आम तौर पे इस लाइम वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसके लिए, हम अगर क्विक लाइम की बात करें या मतलब इसकी बात करें तो डियर स्टूडेंट हम इनको क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल मतलब यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम pH ऑफ द सॉइल को क्या कर सकें, मतलब अगर pH आप कह सकते हैं सॉइल की एसिडिटी किसी सॉइल के अंदर मौजूद हो, एसिडिक सॉइल हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें जरा, हमारे पास है जी MgO का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या बनता है, सस्पेंशन बनती है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH ट्वाइस है। और आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है, और सस्पेंशन एसिड्स हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर तो होते हैं लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स लार्जर होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं इन सस्पेंशंस को लेते हैं तो वो आपके पास जो है याद रखिएगा कि अगर हम उन्हें टाइम दें तो वो हमारे पास जो है डेंसिटी के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, सेपरेट थोड़े से हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उनको यूज करने से पहले मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं शेक वेल करते हैं ताकि उनको ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, चूंकि वे पहले भी आप कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस ही होते हैं लेकिन चूंकि मतलब डेंसिटी का फर्क आ जाता है, इसलिए जब हम इन सस्पेंशंस को यूज करते हैं तो पहले हम कह सकते हैं शेक
वेल बिफोर यूज। ठीक है, अच्छा अब हम जो ये सस्पेंशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, कभी हमारे मैदे के अंदर जो है एसिडिटी हो जाए तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू क्योर द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें जरा, हम आमतौर पे इन दोनों को मिला के, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिला के डोलोमाइट कहते हैं। और हम याद रखिएगा इनको हम मतलब जो है बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, ठीक है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास मतलब जो है कि हम बेसिमर कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है बेसिक लाइनिंग के लिए। किसके लिए? बेसिक, हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट लाइनिंग के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप यही जो डिटेल है अगर आप बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर 6 जो है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको फुली एलैबोरेट किया जाएगा। अब हम बाकी तमाम चीज़ों को जो रिमेनिंग पोर्शंस है उनको डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। वेल डियर स्टूडेंट यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो है जी हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ए के तमाम हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल हैं और जो सेकंड ए है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। इनमें देखें जरा, BeOH2 क्विट इनसॉल्युबल है, MgOH2 स्पेरिंगली सॉल्युबल है और स्पेरिंगली सॉल्युबल होने के साथ साथ जब आप इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर? MgO के अंदर और वाटर के अंदर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास इससे आगे ये देखें जरा, ये कुछ मतलब हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स थे और याद रखिएगा कि इसके तमाम के तमाम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली आपके पास जो है मेटल्स के हों या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हों, वो सारे के सारे डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें और फिर एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट ए के हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी बेसिसिटी किससे ज्यादा होगी? सेकंड ए से। अच्छा, इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सल्फेट्स हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फर्स्ट ए के तमाम सल्फेट्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और यहाँ देखें ये जरा मतलब जरा हटके है कि जो आपके पास जो है सेकंड ए जो है इसके सल्फेट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो सेकंड ए के लिए इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो अब अगर यहाँ बात की जाए BeSO4 या MgSO4 तो ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो सल्फेट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि कैल्शियम का जो सल्फेट है उसको मैंने बाद में लिखा है, देखें जरा, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं नाइट्रेट्स की, कार्बोनेट्स की या सल्फेट्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन पे इनका ताल्लुक है। अब व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी गैसियस आयन को अगर वाटर में पुट किया जाए तो यहाँ प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का। तो जो आयन और वाटर के दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं उसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो वो हीट एनर्जी जो उस वक्त तक रिलीज हो, आप कह सकते हैं whenever a gaseous ion comes in contact with water molecule some amount of heat energy release, this is called the heat of हाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट इसका ताल्लुक दो चीजों से होता है। अगर मैं बेसिक बात करूं तो इसका ताल्लुक चार्ज डेंसिटी से है और डायरेक्टली रिलेटेड है चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी को दो चीजों से एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए जरा, हाइड्रेशन एनर्जी का इनवर्स ताल्लुक है किससे? साइज ऑफ आयन से। जैसे जैसे साइज ऑफ आयन बढ़ेगा, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी। और दूसरी चीज जो है हमारे पास क्या है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट जैसे जैसे कैटाइन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी या एनाइन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ देखें जरा, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटीज, मैंने कहा कि इन दोनों चीजों पे इसका सारी सॉल्युबिलिटीज का ताल्लुक इससे है, हीट ऑफ हाइड्रेशन से। डियर स्टूडेंट देखें जरा, अब हम आते हैं जरा नाइट्रेट्स की तरफ। नाइट्रेट जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए सब के वाटर सॉल्युबल हैं, ये याद रखिएगा। और लिथियम, मैग्नीशियम, कार्ब और कैल्शियम और जो आपके पास बेरियम है डियर स्टूडेंट, ये जब डिकम्पोज होते हैं तो ये NO2 बनाते हैं। ये आपसे याद रखें कि पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है जी?
मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंट्स फॉर्म, ये नाइट्रेट्स फॉर्म क्या बोला, NO2 ऑन डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डियर स्टूडेंट इनमें से कोई भी हो तो वो आप टिक करेंगे क्योंकि ये NO2 जो है डेवलप करते हैं, जबकि पोटेशियम और जो सोडियम है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नहीं बनाते। NO2 और O2 सिर्फ ये 4 चीज़ें बनाती हैं, जिनमें लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और डियर स्टूडेंट क्या है, बेरियम है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें जरा, इसके अलावा हमारे पास हैं कार्बोनेट्स। अब अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल हैं ये फर्स्ट ए के, लेकिन जो सेकंड ए के हैं ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो जैसे कि हम मतलब कहें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन ये देखें जरा डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। तो अब जब ये बात करें तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जब ये डिकम्पोज होंगे तो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब ये देखें जरा डियर स्टूडेंट, इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की जानिब, जिनमें से जस्ट हम क्या करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे एंड देन वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। देखें जरा, सबसे पहले डाउन सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये Na लिक्विड फॉर्म में सोडियम को प्रिपेयर किया जाता है, इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है और मोल्टन NaCl इसमें यूज किया जाता है। और डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आमतौर पे हमारे पास जो है ना डाउन सेल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम यहाँ इसे लिक्विड फॉर्म में हासिल कर रहे होते हैं एट 600 डिग्री सेल्सियस। कब? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं CaCl2, जिसकी वजह, ये इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है NaCl का ड्रॉप हो जाता है और वो कहाँ आ जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके एडवांटेजेस देखें कि यहाँ मेटालिक फॉग नहीं बनती, यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जो कि हमारा मतलब जो है कि हम कह सकते हैं कि जो नेल्सन सेल का अपरेटस है, जो हमारा मतलब जो है कि सेल है, उसके पार्ट्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करते और ये इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता कि वो वहाँ कोरिजन वगैरह करे, रिएक्ट करे और उसको ख़राब करे। और तीसरी चीज़ कि हम इससे इस मेथड से सोडियम मेटल को कहाँ, किस टेम्परेचर पे हासिल करते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि काफ़ी इकोनॉमिक है। ये तमाम के तमाम एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से एडवांटेजेस हैं किसके भला, डाउन सेल के, और डियर स्टूडेंट इसी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें, नेल्सन सेल की बात करते हैं तो यहाँ देखें ज़रा, हम इसे डायफ्राम सेल भी कहते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, ब्राइन के जरिए से, ब्राइन क्या होता है जी, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यहाँ से हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं। और डायफ्राम जो है यहाँ पे किसके तौर पे काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, और यहाँ हम एस्बेस्टॉस लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं स्टील की। यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास जो आपसे ये पूछ सकता है कैथोड क्या होता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, कैथोड इसके अंदर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट स्टील जो है इसके अंदर कैथोड होता है, जिसको हमने एस्बेस्टॉस जो है उसकी लाइनिंग से क्या किया होता है, कोट किया होता है। अच्छा उसके अलावा देखें ज़रा, हमारे पास डियर स्टूडेंट जब बात करते हैं तो यहाँ देखें ज़रा, इसके अंदर दो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं इस सेल को इस्तेमाल करते हुए। नंबर वन कि यहाँ देखें क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ कंटेमिनेट करके रिएक्ट करके OCl या H2O और Cl नेगेटिव बनाती है। इसमें देखें HOCl और HCl बन सकता है। ये आमतौर पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन है, जिसमें क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसकी रिडक्शन भी हो रही है डियर स्टूडेंट। और याद रखिएगा, जब भी कभी एक मतलब जो है कि आपके पास रिएक्टेंट की क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रही हो, तो इस तरह के रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट यहाँ क्या पेश आ सकता है कि हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन है यानी एनाइन है, वो क्या करता है, कैथोड पे एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ऑक्सीजन बना देता है। डियर स्टूडेंट इन प्रॉब्लम से हमने क्या करना है, कॉन्शियस रहना है और इनको हमने सॉर्ट आउट करना है। और इसके बाद अगर हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास कमर्शियल फॉर्म में जो NaOH है हम उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट इसके आगे देखें ज़रा, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे बचती हैं, वो क्या है जी, रोल ऑफ जिप्सम एंड रोल ऑफ लाइम। तो अगर हम मतलब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की लाइम की बात करते हैं तो लाइम जो है हमें दो चीज़ें बनाता है, एक जिप्सम है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। डियर स्टूडेंट आमतौर पे इनके फॉर्मूले भी आ जाते हैं।
जिप्सम के बारे में पूछ लिया जाता है कि जिप्सम जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट जिप्सम जो है वो आमतौर पे 2% इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, ताकि क्या करे, वो सीमेंट के मतलब जो है सेटिंग टाइम उसको क्या करे, प्रोलॉन्ग करे। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और बात सुने जरा कि हमारे पास जो यहाँ पे सल्फर है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो सल्फर है वो क्या क्या कर सकता है। देखें, सबसे पहले तो ये प्रोटीन का क्या होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। दूसरी चीज, अगर मैं ये एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस जिप्सम के हवाले से, तो सल्फर जो है आमतौर पे देखें नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल बट इट कैन एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। इसके अलावा देखें ये हमारे पास जो है क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये एनलार्ज करता है किसको भला, हमारे पास रूट सिस्टम को, लेकिन शूट सिस्टम को ये एनलार्ज नहीं करता। ये चीजें आपने क्या करना, दोनों में मिक्सिंग नहीं होने देनी, ये चीजें याद रखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डियर स्टूडेंट, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं, देखें जरा। सबसे पहले हम जो हमारे पास इंडस्ट्री है स्टेचुरी, जो हम स्टैचूज वगैरह बनाते हैं उनको उनकी स्मूथनिंग के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आम तौर पे मतलब जो हड्डियों का ऑपरेशन वगैरह होता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी मतलब जो है कि बोन आपके पास जो है क्या करते हैं, बैंडेज के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और उनके जो बैंडेज है उसके अंदर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, वो बाद में हार्डेंड हो जाता है और तो वो जो हड्डी है उसको मूव नहीं करने देता, और उस वक्त तक हम लगा के रखते हैं जब तक कि कोई हड्डी के आपके पास जो है जो प्रोसेस है उसके जुड़ जाने का वो मुकम्मल नहीं होता। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए भी ये काम हम करते हैं, यानी हम कह सकते हैं सर्जिकल जो इसका क्या है इस्तेमाल है ये, कि हम मतलब जो है आर्थोपेडिक सर्जन, जो मतलब मेडिसिन जो इंडस्ट्री है इसमें सर्जन होते हैं, कौन वाला, कौन से वाले सर्जन, याद रखिएगा जो आर्थोपेडिक सर्जन है, जो हड्डियां वगैरह जोड़ते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे और मतलब जो है कि इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें देखें ज़रा, अगर हम रोल ऑफ लाइम की बात करें तो यहाँ देखें लाइम जो है हमारे पास CaO होता है डियर स्टूडेंट, और ये मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकता है इंडस्ट्री में, एज वेल एज हमारे पास जो है क्या है एग्रीकल्चरल इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। ये चीज़ें आपने क्या कर ली हैं, डिस्कस कर लेनी है, किसके अंदर से बुक से एक दफ़ा इन्हें पढ़ लेना है, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह खुद ब खुद टेस्ट के अंदर जो है डिस्कस हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जो हमने फुल एलैबोरेट किया, हर पॉइंट को सैचुरेशन लेवल तक आपके हमने एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको हर पॉइंट की सही तरह समझ आई होगी और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपका आने वाला लेक्चर टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आके आज का लेक्चर जो है वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।